सिर्फ खबर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है, विकास के नाम पर जिस चीज को सबसे ज्यादा बलि देनी पड़ी है वो है पेड़। पेड़ जो हमारे जीवन तंत्र का सबसे अहम कारक है, जिसे हम लगातार खत्म करते जा रहे हैं। आलम यह है कि आज हमें घनी आबादी के बीच कुछ एक पेड़ ही देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से पृथ्वी का परिवर्तन चक्र बुरी तरीके से प्रभावित भी हो रहा है। सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, मनुष्यों ने अपने विकास के नाम पर पेड़ पौधे, पानी और वायु को नुकसान पहुंचाया है। नतीजा ये हुआ कि पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वायु, जल और धरातल के दूषित होने से कई बीमारियों ने जन्म लिया। औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 40% वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण है आधुनिक जीवन शैली। कटते जंगल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो गया है। पर्यावरण के नुकसान में केवल वायु का नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि प्रदूषण ने हमारे पीने योग्य पानी को भी दूषित किया है और मिट्टी को भी दूषित कर दिया है। पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1972 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना है और आम जनता को पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित करना। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था, लेकिन किसी कानून को बना देने से लोगों में पर्यावरण के लिए कोई खास जागरूकता नहीं फैली है। जैसे जैसे पेड़ कटते गए, मौसम में बदलाव आने लगा, गर्मी बढ़ने लगी, बारिश कम हो गई। समय के साथ लोगों में व्यक्तिगत परिवार की चाह बढ़ने लगी, उत्पादन क्षमता कम होने लगी, जिससे लोग आत्मनिर्भर होने लगे। परिणाम यह हुआ कि बाजार में मांग बढ़ने लगी और मांग की आपूर्ति करने में सरकारें अक्षम होने लगी। औद्योगिक क्रांति के बाद फास्ट फूड का जमाना आया और महंगाई बढ़ने लगी। सोचिए, आपने कभी एक पेड़ काटा और उससे महंगाई बढ़ गई। आज अगर पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो हरियाली का नजारा देखना दुर्लभ हो जाता है। प्रेम कुमार सागर, GNN न्यूज। तो हम लगातार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं कि गंगा, यमुना और तमाम जो हमारे जलाशय हैं, जल के स्रोत हैं, उसके ऊपर तो सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च करने की बात करती है, कागजी योजनाएं बनती है, लेकिन हर बार जब कभी भी पर्यावरण का मुद्दा उठता है तो फिर से वही ढाक के 3 पात नजर आते हैं, क्योंकि फिर से हम 2 कदम पीछे चलते हैं और फिर उन्हीं मुहिम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सुधीर जैन जी, लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही थी कि बांधों का निर्माण जो कहीं न कहीं गंगा को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या हम कि आगे की लड़ाई, तमाम रिपोर्ट से हवाला देते हैं कि आगे की लड़ाई जो है वो कहीं न कहीं जल की लड़ाई होगी, और क्या इस पर जो नजरें हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज की बनी हुई हैं ताकि वो जल स्रोत पर अपना कब्जा पूरी तरीके से कर सके? इस तरीके के आरोप लगते हैं जो लोग गंगा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा साजिश को देखना ये ठीक नहीं जी। हर चीज में साजिश हम अगर ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल ये कदम भी नहीं रख पाएंगे जी। और रही बात इसकी कि बांध गंगा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो थोड़ा सा बैठ के बात करने की जरूरत है। ये आसान नहीं है मामला जी। कि अगर ये बांध ना हो तो बाढ़ जब आती है, यानी जब मानसून का पानी गिरता है, सारा का सारा पानी बहकर समुद्र में चला जाएगा। हम इस पानी को जो रोक कर रखते हैं, ये गंगा की धारा को अविरल बनाने में अपना योगदान देता है। तो ये एक पक्ष ऐसा है जिस पर की विचार अविरल, आपके हिसाब से जैन साहब अविरलता की परिभाषा क्या है और नदी की परिभाषा क्या है, दोनों बताइए। लगातार पानी बहते रहना। नदी मतलब बहते हुए बहता ना। हाँ, लगातार बांध बनता है। आपको जानकारी होगी कि पिछली जो मकर संक्रांति हुई उसमें 27 दिन में 1 बूंद पानी भागीरथी का नहीं आया। इसलिए नहीं आया, कोटेश्वर डैम डैमेज हो गया। आप कहते हैं कि बांधों से कोई नुकसान नहीं है। स्वामी जी, अगर वो बांध ना होता पानी कहां से आता? कौन सा पानी? जो बांध हम बनाते हैं किसी नदी को रोक कर, तो हम उस बांध में उतना ही पानी भर सकते हैं जितनी उसकी दीवार बनी हुई है, और उससे ज्यादा पानी है तो स्पिलवे से बाहर निकल जाता है। और जब हमें जरूरत है
तो उसको हम दरवाजों से पानी ले लेते हैं। तो आप अगर ये मांग करें, ये जो मांग शायद आजादी के पहले आपके जो बड़े संत मुनि थे उन्होंने की, जिसमें कि हम हर की पैरी को देख रहे हैं कि आप पूरा पूरा पानी नहीं रोक सकते, ये बात बिल्कुल जायज है। और जो कानून हमारा है ड्रेनेज एक्ट जो 1860 का है, उसमें ये बात आती है कि आप किसी पानी को लगातार नहीं रोक सकते, आप पूरा का पूरा नहीं रोक सकते। जो भी उस पानी का उपभोग पहले कर रहा था उसको उस पानी के उपभोग से वंचित नहीं कर सकते, यह एक बात जायज है। लेकिन बांध के खिलाफ जाना, क्योंकि हमारी समस्या यह है कि जो मानसून के दौरान जो पानी गिरता है वो हमारे इस्तेमाल के बगैर तबाही मचाता हुआ समुद्र में चला जाता है। तो प्रकृति हमें जो अनमोल एक चीज दे रही है, हमें एक संसाधन दे रही है, हम उसका उपभोग भी नहीं कर पाते। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ते होंगे, मुझे पूरी ये भी उम्मीद है कि आप रिसर्च भी करते होंगे। लेकिन मुझे अभी होने लगा है कि जो बांध बन रहे हैं वो किस लिए बन रहे हैं। आप चेक डैमों की बात कर रहे हैं मान्यवर, मैं चेक डैम बने गांव में इसके पक्ष में हूं, नरेगा से चेक डैम बने, मैं इसके पूरी तरह पक्ष में हूं। बड़े बांध बन रहे हैं, सुनिए मेरी ये बात सुनिए, मैंने आपकी बात धैर्य से सुना। आप जो बड़े बांध बन रहे हैं वो विनाशकारी हैं, और आप ही जैसे वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है, दुनिया भर के विदेशी वैज्ञानिकों ने कहा है, देशी वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये विनाशकारी है। और पिछले साल अभी जब कोटेश्वर डैम डैमेज हुआ था, शायद आप उत्तराखंड के बारे में जानते होंगे, हरिद्वार में 30 लोग बह गए थे, और जब वहां से पानी प्रवाह से छोड़ा गया, यहां पता ही नहीं होता लोगों को कि किस प्रवाह से ऊपर से पानी आएगा, तो यहां लोग तैयार नहीं रहते उसके लिए और वो बह जाते हैं। आप कह रहे हैं कि पानी समुद्र वाली जो बात आप कह रहे हैं वो चेक डैमों की बात, हर गांव में चेक डैम होने चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूं। पानी का संरक्षण होना चाहिए, भूजल रिचार्ज होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन जो बड़े बांध ये विनाशकारी हैं। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, ये पूरी प्रमाणिक तरीके से मैं कह रहा हूं, पूरा वैज्ञानिक तरीके से मैं कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड जोन 5 में आता है, वहां सुरंगें नहीं बनाई जा सकती हैं। फिर भी 2.5 क्विंटल के विस्फोट करके आप सुरंगें बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? फिर भी आप टीएस डैम के बारे में सुने होंगे, 160 मीटर ऊंचा डैम आपसे 18,000 मेगावाट बिजली दे रहा है, और टिहरी बांध 280 मीटर ऊंचा होकर के भी 250 मेगावाट बिजली दे रहा है। आखिर क्यों? इसलिए कि वो जो प्रकृति है वहां की, वो जो हिमालय है वो कच्चा है, उससे जो गाद आती है वो टरबाइन को चोक करता है, और टरबाइन चोक होगा तो मेरे भाई जैन साहब कभी भी टरबाइन नहीं चलेगा, बिजली नहीं बनेगी। और वो भू रिचार्ज के लिए वो बांध नहीं बनाए गए हैं, वो बांध बिजली के लिए बनाए गए हैं, वो बांध सिंचाई के लिए नहीं बनाए गए हैं। उत्तराखंड में बांध उससे सिंचाई होगी, आप जानते हो उत्तराखंड की सिंचाई की स्थिति। नहीं, ये तो स्वामी जी आपकी बात मान रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए नहीं है, वो कानपुर तक पानी आएगा टिहरी का जी, और जो नहर का सिस्टम है। लेकिन हमारा ये कहना है स्वामी जी कि ये जो बांध है, जो हाइड्रो पावर हम जो प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, वो बिजली के बाद पानी कहीं चला नहीं जाता है या खर्च हो जाता है, वो पानी नीचे की तरफ जाएगा। और जो व्यवस्था वैज्ञानिकों ने बनाई या प्रबंधकों ने बनाई, वह व्यवस्था कोई कमजोर व्यवस्था नहीं है। अब रही खतरे की बात, तो खतरे के जो प्रबंध हमें करना चाहिए थे वो अगर नहीं हुए और उसके लिए खतरा खड़ा हो गया, ये बात एक अलग है। जी, लेकिन सुधीर जी जिस तरीके से हम रिपोर्ट्स का हवाला दें तो उत्तराखंड की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो 45% जो जल है वो देश को उत्तराखंड ही देता है। लेकिन उसके हमने खबर देखी कि उसके करीब 55-56 तहसील ऐसे हैं जहां पर सूखा पड़ा हुआ है। तो इनका स्वामी जी का ये कहना है कि बड़े बांध हम बनाते हैं फायदे के लिए, लेकिन बड़े बांधों का फायदा उस इलाके के लोगों को नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल इम्बैलेंस, जो एक असंतुलन है, उसको कैसे दूर किया है? इसको मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको बताता हूं कि 1987 में फरवरी में जो मेरी रिसर्च थी, उसके 6 आर्टिकल जो छपे जनसत्ता में, उसमें मैंने खासतौर पर यही कहा, मैंने ये बात कही कि ये पानी जो वहां जमा होगा इसको हम कानपुर तक ले जाएंगे। जो अपर गंगा कैनाल, मध्य गंगा कैनाल और जो लोअर गंगा कैनाल से इसको ले जाने का मसला था उस पर लिखा गया, और बड़े बांध के खिलाफ भी इस बात कही गई। लेकिन वो बड़े बांध के खिलाफ बात ये कही गई कि अगर छोटे छोटे तालाबों में हम पानी को रोक सकते हैं तो जो बाढ़ के दौरान जो पानी हमारा समुद्र में चला जाता है उस पानी को हम लोकल ही रोक सकते हैं। लेकिन वो इतने बड़े खर्चे का मामला है, कि सन 1987 में 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी हमें सारी नहर की परियोजनाओं को लागू करने के लिए, जो मंजूर शुदा थी, तो हम उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो अब आज हम भाई जैन साहब आपको कहना पड़ेगा कि आप बड़े बांधों के बड़े जो बांध बन रहे हैं
उत्तराखंड में जितने बड़े बांध बन रहे हैं वो विनाशकारी हैं कि नहीं। आज भी उत्तराखंड की जनता 79% जनता प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर करती है और हजारों जल स्रोत सूख गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोग प्यासे मर रहे हैं। सुनील जैन जी इस वक्त हमारे साथ है, राजेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जल पुरुष के रूप में हम उन्हें जानते हैं और गंगा को बचाने के लिए उनकी भी तपस्या लगातार जारी रहती है। राजेंद्र जी स्वागत है आपका। जीएमए न्यूज में जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि कैसे हम नदी नालों को बचाएं, किस तरीके से हम गंगा को बचाएं, आप भी लगातार इस मुहिम से जुड़े रहे हैं, क्या माना जाए कि ये जो कार्रवाई है सरकार की कितनी आगे बढ़ी, हम क्या माने इसे? देखिए, गंगा तो बिल्कुल अब संकट के कगार पर पहुंच और गंगा में भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट, कुछ कभी कभी कुछ काम होते रहते हैं दिखावे के, लेकिन गंगा की अविरलता और निर्मलता सुनिश्चित करने वाले जो काम है, गंगा की नीति बनाना, कानून बनाना और फिर उनको एक पूरी समग्रता के साथ गंगा प्रवाह देना, उस दिशा में अभी तक गंगा पर कोई सॉलिड काम हुआ नहीं है। मैं गंगा को उस पर्यावरणीय प्रवाह देने के लिए जिस तरह राजस्थान में गंगा बेसिन की 7 नदियों को पुनर्जीवित करके पानी का प्रवाह बढ़ाया, इसी तरह गंगा बेसिन के 11 में सब जगह ऊपर रिज से लेके नीचे तक सब जगह बेसिन का प्रबंधन करना पड़ेगा और गंदे नाले गंगा जी में ना पड़े उसका इंतजाम करना पड़ेगा और एक तरह से जो गंदा जल है वो खेती और बागवानी में ठीक से ट्रीट करके उपयोग ले लिया जाए और गंगा में तो गंगा अमृत बहना चाहिए, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी तक गंगा में हिमालय में जो बड़े बड़े बांध बनाए हैं उनके कारण सब नीचे के सब जो उनके स्रोत थे, छोटे छोटे झरने थे, छोटे छोटे नौले थे, सब सूख गए हैं। ऊपर से प्रबंधन करना पड़ेगा गंगा मैया में और गंगा बेसिन में तरह से गंगा बेसिन को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। यदि हम उस काम को करेंगे तो गंगा शुद्ध सदा नीरा बनकर बहेगी, अन्यथा गंगा का जो प्रवाह है वो प्रदूषित नाले की तरह हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है कि हमारी सरकार को ये जो गंगा बेसिन अथॉरिटी बनाई है, इस अथॉरिटी को राज्यों के हित से ऊपर गंगा का जो राष्ट्रीय हित है उस हित को ऊपर रख के काम कर और पूरी गंगा का एक ठीक से गंगा प्लान बना के उस प्लान को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए और इस काम में समाज को जोड़ना चाहिए। समाज को जोड़ने के लिए गंगा पंचायतें बननी चाहिए जो गंगा नालों को रोकने की मॉनिटरिंग और सुपरविजन का काम करे, गंगा में वर्षा जल को गंदे जल में ना मिलने दे, वर्षा जल को पुनर्जीवित प्रबंधित करके। जी लेकिन राजेंद्र जी लगातार जो सुझाव आप लोग दे रहे हैं, गंगा सेवा मिशन से जुड़े हुए लोग भी दे रहे हैं, तमाम बातें आपकी उनकी मिलती जुलती है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार के लिए इतना आसान होगा कि जो कल कारखानों से जो गंदा पानी निकल रहा है, दूषित पानी निकल रहा है, या दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने कहा कि एक मुहिम चलाकर हम अपने परंपरागत जो जलाशय हैं उनको भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि कठिनाइयां कहाँ आ रही हैं? देखिए, कठिनाइयां ना ये जो इंजीनियर और ठेकेदार हैं वो गंगा जी में सबसे बढ़िया है और जो पहली मूल बुनियादी है वो राजनीतिक सदिच्छा। राजनीतिक सदिच्छा में गंगा जी अभी उनकी प्रायोरिटी पर नहीं आई है। अभी गंगा जी के काम जब तक हमारी सरकारों की प्राथमिकता पर नहीं आएंगे तब तक गंगा को पुनर्जीवित करना और गंगा को शुद्ध सदा नीरा बनाना मुश्किल है। गंगा के काम को प्राथमिक, गंगा के लिए एक अच्छी नीति और एक अच्छा कानून बनाकर उसकी लाइफ में काम शुरू करेंगे तो फिर सरकार ने गंगा को प्राथमिकता दी। जैसे मनरेगा का काम, तो मनरेगा को चालू किया ना, बाद में उसमें जो दिक्कतें आई वो ठीक हो सकती है, लेकिन अभी तो गंगा में वैसा कोई काम और गंगा का कोई नीति भी नहीं बनी और गंगा समाज जो उस काम में लग के काम कर सके वैसा कोई संगठन भी नहीं बना। तो ये सब लेवल पर अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है। बस गंगा के काम को शुरू करने के लिए एटमॉस्फेयर बिल्डिंग की जरूरत है। अभी तो एटमॉस्फेयर बिल्डिंग नहीं शुरू हुआ, छोटे मोटे फॉर्मल कुछ काम हुए। इन्होंने जो 21 मई से लेकर 31 मई तक का गंगा दशहरे का जो सप्ताह था तो उन्होंने पुनर्जीवित कर एक तरह से के तौर पर बनाने का शुरू किया। तो ये कुछ काम तो शुरू हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पर
कर चाहिए थे वो अभी नहीं हुए। फॉर्मल से काम है, लेकिन